दैनिक जागरण की प्रस्तुति जागरण डायलॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जागरण डायलॉग्स के इस सेशन पे हम बात करने वाले हैं रेटिनोब्लास्टोमा पर। आज हम एक्सपर्ट से इसी विषय पे चर्चा करेंगे क्योंकि ये जो 8 मई से 14 मई तक जो वर्ल्ड रेटिनोब्लास्टोमा वीक को ऑब्जर्व किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ उर्वशी कपूर, एसोसिएट एडिटर जागरण न्यू मीडिया, और मेरे साथ जुड़े हैं खास मेहमान जिनका मैं परिचय कराना चाहूंगी। सो वी हैव विद अस डॉक्टर सीमा दास। शी इज हेड ऑक्यूलोप्लास्टी एंड ऑन्कोलॉजी सर्विसेज, इंचार्ज मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, डॉक्टर श्रॉस चैरिटी आई हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार उर्वशी, थैंक यू फॉर दैट। और समय को जाया ना करते हुए हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल डॉक्टर सीमा आपसे ये है, क्योंकि हम रेटिनोब्लास्टोमा पर बात कर रहे हैं, तो आप क्यों ना हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं कि क्या होता है ये रेटिनोब्लास्टोमा, इस डिजीज के बारे में बताएं। उर्वशी, रेटिनोब्लास्टोमा बेसिकली एक तरीके की आंख की कैंसर है। जैसे शरीर में हमारी बाकी कैंसर होते हैं, सिमिलरली आंख में भी कैंसर होते हैं। और स्पेसिफिकली ये रेटिनोब्लास्टोमा की कैंसर जो है वो बच्चों में ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बड़ों में बहुत रेयरली होता है। एंड ज्यादातर ये हम 5 साल से कम उम्र के बच्चों में देखते हैं। ये कभी एक आंख में भी हो सकता है, कई दफा कुछ पेशेंट्स में हम देखते हैं कि ये दोनों आइज में भी होता है। बाकी कैंसर्स की तरह अगर इसका भी हमने सही समय पर अगर पहचान नहीं किया और सही ट्रीटमेंट अगर नहीं किया तो ये भी एक तरीके से जानलेवा कैंसर है। और क्योंकि छोटे बच्चों में होता है तो इसीलिए कई दफा उसको हम इनिशियल स्टेजेस में हम उसको पहचानते नहीं है। ज्यादातर केसेस जो हम देखते हैं स्पेशली हमारी कंट्री में जो आता है वो ज्यादातर थोड़ी सी एडवांस स्टेज में पकड़ते हैं। जी, सो आपने जैसा बताया कि छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम पाई जाती है, तो और मतलब बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या पेरेंट्स को समझने में मुश्किल हो जाती है, देरी हो सकती है कि क्या प्रॉब्लम क्या है, तो ऐसे में क्या सिम्टम्स हो सकते हैं या क्या कैसे पहचाने कि उनको ये बच्चों में ये प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। तो जैसे कि मैंने बताया ये ज्यादातर बहुत छोटे बच्चों में होता है। और आपने भी जैसे बताया बहुत छोटे बच्चे कभी अपने आप बता भी नहीं पाते कि आई में कोई प्रॉब्लम है या उनकी विजन कुछ कम हो रहा है, कम दिख रहा है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम इस कैंसर का जो अर्ली साइंस है, जिसको हम अर्ली शुरुआती लक्षण बोलते हैं, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, पेरेंट्स को पता होना चाहिए, हेल्थ वर्कर्स को पता होना चाहिए, ताकि इसको हम बहुत ही अर्ली स्टेज में हम उसको डायग्नोज कर सके। क्योंकि जितना अर्ली हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं उतना उसका ट्रीटमेंट का जो आउटकम है बहुत अच्छा होता है। इनफैक्ट रेटिनोब्लास्टोमा का जो कैंसर है, अगर हम सारे पीडियाट्रिक कैंसर जो हम बोलते हैं कि बच्चों की जितनी भी कैंसर्स है, जैसे ल्यूकीमियाज होते हैं, ब्लड कैंसर्स होते हैं, तो आउट ऑफ ऑल द कैंसर्स जो बच्चों में होते हैं, ये रेटिनोब्लास्टोमा का कैंसर का जो आउटकम है वो सबसे बहुत अच्छा होता है। तो अगर हमने सही टाइम पे पकड़ लिया, सही इलाज कर लिया, 95 से 100% तक बच्चों को हम इस कैंसर से क्योर कर सकते। तो अर्ली साइंस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे कॉमन जो होता है ये कैंसर के लक्षण, वो होता है आईज में एक व्हाइट रिफ्लेक्स आना, एक सफेद चमक भी हम इसको बोलते हैं। हमारी आईज की जो ब्लैक पार्ट होती है उसके बीच में अगर ये कैंसर है किसी के आंखों में तो एक व्हाइट कलर की रिफ्लेक्स आ जाती है। आपने अगर नोटिस किए होंगे, इनफैक्ट जो कॉमन लैंग्वेज है उसको हम उसमें इस रिफ्लेक्स को हम कैट्स आई रिफ्लेक्स बोलते हैं। जैसे बिल्ली की आंख रात को कई बार चमकता है, सिमिलरली ये कैंसर की जो शुरुआती स्टेज है उसमें सिमिलर टाइप का एक चमक हमें आई में, बच्चों के आई में नजर आ सकता है। अगर हमने उस स्टेज में उसको पकड़ लिया तो क्योर पॉसिबल है। अगर ये थोड़ा सा एडवांस्ड हो गया, कई दफा अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स भी अवेयर नहीं होते, उनको ये लगता है कि ये शायद नॉर्मल रिफ्लेक्स है आई में। तो अगर उस स्टेज में अगर चेकअप नहीं होता है, डायग्नोज नहीं हो पाता, अगर कैंसर प्रोग्रेस कर जाता है तो ये फिर एक तरीके से आई को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आई को भी एक तरीके से पूरा डैमेज कर सकते हैं। एंड उसकी बियॉन्ड अगर जाते हैं तो बॉडी में भी स्प्रेड हो सकता है। थोड़ा सा जो ये एडवांस हो जाते हैं, कई दफा बच्चे हमारे पास आते हैं जिनकी आईज में पेन शुरू हो जाती है, आई रेड हो जाती है, एंड समटाइम्स आई में स्वेलिंग भी आ जाती है।
और उससे भी अगर एडवांस हो जाता है, अगर ये कैंसर आँख से बाहर फैल के शरीर के हिस्सों में जाने लग जाते हैं, तो आई एक तरीके से बहुत बड़ा सूजन जैसे होता है। आपने अगर देखे होंगे फोटोग्राफ्स वगैरह में, किसी की आई थोड़ा-सा एक तरीके से बाहर की तरफ आ जाती है। तो ये तो एडवांस्ड साइंस होते हैं। बट बेस्ट ये है अगर हम इसको बहुत ही शुरुआती स्टेट में, जब ये सफ़ेद चमक वाली स्टेट है, उसमें अगर हम इसको डायग्नोज़ करें। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनमें इस कैंसर की वजह से, क्योंकि ये रेटिना का कैंसर है, पर्दे का कैंसर है, बेसिकली इसकी शुरुआत हमारी आई की जो रेटिना है उससे होता है। तो अगर ये हमारी विजन को अफेक्ट करते हैं, नज़र को अफेक्ट करता है, तो आँख में कई बार तिरछापन भी आता है, स्क्विंट भी आता है। तो बच्चों की आँख में तिरछापन अगर आता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्क्विंट की चेकअप के साथ-साथ पर्दे की चेकअप भी बहुत ज़रूरी है कि स्क्विंट का अंडरलाइंग कारण कुछ और तो नहीं है। कहीं अंदर पर्दे में इस तरीके के ट्यूमर वगैरह तो नहीं है, जिसके कारण से ये आई की विजन डाउन हो रहा है और जिसके कारण से आई में थोड़ी तिरछापन। तो तिरछापन भी इनफैक्ट इस कैंसर का एक शुरुआती लक्षणों में से एक है। बट मोस्ट कॉमन अर्ली साइन अगर की बात करें है, तो ये व्हाइट रिफ्लेक्स होते हैं आई में, जो ये कैंसर की पहचान है। जी, सो जैसा डॉक्टर सीमा आपने बताया कि बहुत छोटे बच्चों में होता है, तो क्या ये मतलब हेरिडिटरी कैसे होता है कि मतलब कि नॉट नेसेसरी कि अगर इवन आपके पेरेंट्स में ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो, फिर भी बच्चे को हो सकता है? ज़रूरी नहीं होता कि पेरेंट्स को ये कैंसर हो, बट रेटिनोब्लास्टोमा एक ऐसा कैंसर है जो कि हेरिडिटरी होता है। नॉट ऑल ऑफ देम। अगर हम 100 बच्चों की बात करें, 100 में से मे बी 60 ऐसा होंगे जिनमें ये हेरिडिटरी नहीं है। आई की ही रेटिना में कोई प्रॉब्लम हुई है जिसके कारण से ये कैंसर हुआ है, बट 30 से 40% बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनमें ये हेरिडिटरी होती है। मतलब कि अगर पेरेंट्स अफेक्टेड है इस कैंसर से, जिनको बचपन में शायद ये कैंसर रहा हो, उनकी ट्रीटमेंट हो चुकी है, तो उनमें चांसेस होती है कि उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन या उनके जो बच्चे या चिल्ड्रन होंगे, उनमें कुछ प्रतिशत बच्चों में ये कैंसर हो सकता है। सिमिलरली अगर फैमिली में किसी को, एक बच्चे को अगर कैंसर है, स्पेशली अगर ये दोनों आँखों में है बच्चों की, देन उसमें हेरिडिटरी होने की या हेरिडिटरी ट्रांसमिशन की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर किसी वन चाइल्ड, अगर उनकी दोनों आँखों में ये कैंसर है, तो अगर फैमिली सेकंड चाइल्ड प्लान करते हैं, तो उसमें सेकंड चाइल्ड को भी कई बार चांस होती है कि इवन द अदर चाइल्ड कैन गेट दिस कैंसर। जी। सो जैसे कि आपने कुछ सिम्पटम्स बताए कि किन मतलब ये कुछ वार्निंग साइंस हैं जिसकी वजह से जिसके जैसे पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चों में ऐसे वार्निंग साइंस दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये रेटिनोब्लास्टोमा हो सकता है। तो ऐसे में अगर आपके पास आई एम श्योर काफ़ी डेली बेसिस पे केसेस भी आते होंगे, तो डायग्नोज़ कैसे करते हैं आप कि ये डिज़ीज़ इस डिज़ीज़ को? सो रेटिनोब्लास्टोमा का डायग्नोसिस काफ़ी इट्स मतलब काफ़ी आसान है, क्योंकि इसके लिए कुछ स्पेसिफिक या अलग टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डायग्नोस करना। नॉर्मल रूटीन जो आई की चेकअप होती है, जो आपकी आई स्पेशलिस्ट करते हैं, जो रेटिना के एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें भी ये कैंसर की डायग्नोसिस हो सकती है। तो अच्छी बात ये है कि शरीर की बाकी कैंसर की कंपैरिजन में, जैसे सपोज हमारी अगर बॉडी के अंदर कोई कैंसर है जो कि हमें दिखता नहीं है, विजिबल नहीं होता, ये आई की जो कैंसर है, स्पेसिफिकली रेटिनोब्लास्टोमा जो है, वो विजिबल होता है। इवन नॉर्मल चेकअप से भी आप उस ट्यूमर को देख सकते हैं। तो अगर आपकी आई की डॉक्टर आपका डिटेल्ड एक पर्दे की चेकअप करते हैं, तो उसी से डायग्नोसिस संभव है। बट उसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं आई का, एमआरआई करवाते हैं, उन चीज़ों से भी डायग्नोसिस में मदद मिलते हैं। बट मेनली डायग्नोसिस सिंपल आई की चेकअप में भी पॉसिबल। जी, सो वंस दिस डिजीज इज डायग्नोज्ड तो इसके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस एज इन अवेलेबल होते हैं? क्या सर्जरी एकमात्र उपाय है इसका? आजकल रेटिनोब्लास्टोमा के ट्रीटमेंट में बहुत सारे न्यू मोडालिटीज हमारे पास अवेलेबल है। आज से कुछ मे बी 20-30 इयर्स बैक सर्जरी सिर्फ एक मेन ट्रीटमेंट मोडालिटी। अनफॉर्चुनेटली अगर हम रेटिनोब्लास्टोमा में सर्जरी की बात करते हैं तो इट्स बेसिकली सर्जरी मीन्स रिमूवल ऑफ द होल आई। इसको हम इन्यूक्लिएशन भी बोलते हैं। बट क्योंकि आजकल हमारे पास बहुत सारे न्यू मोडालिटीज अवेलेबल है, आजकल अगर हम स्पेशली अगर हम ट्यूमर को थोड़ा सा अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं, देन
सर्जरी तक जाने की मोस्ट ऑफ द टाइम हम सर्जरी को अवॉइड कर सकते। अगर मैं पॉइंट वाइज ट्रीटमेंट मोडालिटीज के बारे में बताऊं, तो ट्यूमर जब बहुत शुरुआती बहुत छोटा स्टेज में होते हैं, तो इसको हम सिर्फ लेजर द्वारा ही पूरा ट्रीटमेंट हम उसका कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चे को केमोथेरेपी या कुछ और ट्रीटमेंट देने की कई बार जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर ट्यूमर थोड़ा सा एडवांस्ड हो जाता है, या कई दफा जैसे मैंने बताया कि दोनों आंख में भी कई बार ट्रीटमेंट होता है, उन बच्चों में हमें फिर कीमोथेरेपी देनी। तो कीमोथेरेपी सेम लाइक एनी अदर एडल्ट कैंसर के लिए जो कीमोथेरेपी दिया जाता है, बट इसकी मेडिसिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और ये कीमो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जितना कि हम बड़ों में देखते हैं। स्पेशली बच्चे somehow kind of tolerate the chemotherapy very well. उनकी टॉलरेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, and it does not cause too much of effect on them unlike the adult. कुछ साइड इफेक्ट्स कीमोथेरेपी का अपना होता है, लेकिन ज्यादातर ये टेम्पररी साइड इफेक्ट्स होता है। जैसे कि हमें पता है कि जब कीमोथेरेपी चलते हैं तो बच्चों की बाल वगैरह थोड़ी सी झड़ जाते हैं, बॉडी में थोड़ा सा वीकनेस होते हैं, इम्यूनिटी थोड़ा बहुत डाउन होता है, बट दीज आर ऑल टेम्पररी साइड इफेक्ट्स which after the treatment is over, तो सारा चीजें यूजुअली नॉर्मल स्टेज में वापस आती हैं। उसके अलावा जो न्यू ट्रीटमेंट मोडालिटीज आजकल अवेलेबल है, उसको हम एक तरीके से एक स्पेशलाइज्ड कीमोथेरेपी बोलते हैं, जिसमें इंस्टेड ऑफ कीमोथेरेपी नॉर्मली जो हम देते हैं वो द होल मेडिसिन गोज टू द होल ऑफ द बॉडी, उसका साइड इफेक्ट जो होता है आपकी पूरा बॉडी में होता है। सो आजकल जो मोडालिटी अवेलेबल है, दैट इज नोन एज इंट्रा आर्टेरियल कीमोथेरेपी। उसमें इंस्टेड ऑफ गिविंग द कीमोथेरेपी थ्रू ए वेन जो नॉर्मली दिया जाता है, उसमें हम आंखों की जो नसें होती है, आर्टरीज होती है, स्पेशलाइज्ड कैथेटर यूज करके वो कीमोथेरेपी हम डायरेक्टली आई के अंदर दे सकते हैं। उसका फायदा ये होता है, एक तो हम दवाई का जो डोज है वो हम काफी हाई डोज दे सकते हैं, एंड बॉडी में जो ड्रग जाता है, ड्रग का जो सिस्टमिक थोड़ा साइड इफेक्ट्स होता है, उनको हम कम से कम कर सकते हैं। तो इस ट्रीटमेंट मोडालिटी की सहायता से इनफैक्ट अगर थोड़ा सा एडवांस ट्यूमर भी हो जाता है, जिसमें कई बार आई निकालने वाला जो ऑपरेशन होते हैं उसकी जरूरत पड़ती है, तो कई बच्चों में हमने देखा है कि अगर हम थोड़ा सा ये इंट्राआर्टेरियल कीमोथेरेपी यूज करते हैं, इवन उन एडवांस्ड आईज को भी हम कई बार बचा सकते हैं। अदर देन दैट, रेडिएशन एक तरीके का ट्रीटमेंट होता है जो कि रेटिनोब्लास्टोमा में काफी इफेक्टिव होता है। अब रेडिएशन की ट्रीटमेंट को हम एक्सटर्नल रेडिएशन होता है जो कि हम बाहर से मशीन की सहायता से देते हैं। उसके अलावा एक वेरी लोकलाइज्ड रेडिएशन होता है आजकल। फोकल मीन्स वो रेडिएशन सिर्फ ट्यूमर को ही जाता है, बॉडी को या आसपास के जो टिश्यू स्ट्रक्चर्स है उनमें नहीं जाता। तो उसको हम प्लाक ब्रैकीथेरेपी बोलते हैं, जो कि अगेन रेटिनोब्लास्टोमा में काफी इफेक्टिव होता है, एंड कई बच्चों में हम इस ट्रीटमेंट मोडालिटी को भी यूज करते हैं। सर्जरी हम उन सिचुएशन के लिए रखते हैं जिसमें हमारे पास और कोई ट्रीटमेंट मोडालिटी बचता नहीं है, या फिर जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो ऑलरेडी उतना एडवांस स्टेज में पहुंच चुके होते हैं कि कुछ और ट्रीटमेंट मोडालिटी करने की या फिर आई को सेव करने की कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। तो इसमें जो सर्जरी होता है उसमें वी हैव टू टेक द ट्यूमर आउट, वो आई की समेत ही एक तरीके से हमें निकालना पड़ता है, बिकॉज हम ये नहीं चाहते कि अगर हम आई को ओपन कर देंगे, ट्यूमर को अलग से निकालने की कोशिश करेंगे, तो चांसेस होते हैं ट्यूमर बॉडी में स्प्रेड हो जाए। सो द सर्जरी जो टेक्निकल टर्म हम यूज करते हैं उसको हम इन्यूप्लेशन बोलते हैं। कई पेरेंट्स की ये कंसर्न रहता है कि आई रिमूव हो जाएगा तो फिर चेहरा तो बिल्कुल डिसफिगर हो जाएगा, बच्चा कैसे दिखेगा, इट विल नॉट लुक नाइस। सो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इवन सपोज अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चों में जैसे हमें सर्जरी करना भी पड़ता है, उसके बाद वी कैन फिट देम विद ए प्रोस्थेटिक आई, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में आर्टिफिशियल आई भी बोला जाता है। सो वो चीज हम बच्चे की साइज के हिसाब से, बच्चे की फेस की मेकअप के हिसाब से हम दूसरे आई के साथ कलर वगैरह मैच करते हैं, एंड वो हम कस्टमाइज्ड एक तरीके से बच्चे के लिए आफ्टर द सर्जरी हम उसको बना के आई में फिट। सो उससे द फेस डज नॉट गेट डिसफिगर्ड, फेस की जो चेहरा है वो बिल्कुल जैसा नॉर्मल दिखता है ऐसा ही दिखता है। ऑफ कोर्स इफ यू रिमूव द आई देन उसमें विजन की चांसेस नहीं रहता। Other than that, the eye moves, cosmetically it looks very good,
एंड सो इवन इफ सम चिल्ड्रन, अगर कुछ बच्चों में जरूरत पड़ता भी है उस सर्जरी की, हम उसको एक तरीके से रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं बच्चे का, कॉस्मेटिक रिहेबिलिटेशन आफ्टर पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट। And the last part of the treatment, but which is very important, in fact, is the genetics. Like as you mentioned, आपने जैसे जिक्र किया था कि hereditary होता है क्या या genetic होता है। So रेटिनोब्लास्टोमा बेसिकली लाइक बाकी कैंसर की तरह ही वो हमारी जीन्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाते हैं, कोई म्यूटेशन हो जाते हैं, उसी के कारण होता है। और ये ट्यूमर क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसमिट हो सकता है, तो जेनेटिक टेस्टिंग भी इस ट्यूमर की ट्रीटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मीन्स अगर कोई बच्चा हमारे पास आता है जिसको हम रेटिनोब्लास्टोमा के लिए ट्रीट कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम साथ साथ उसका जेनेटिक टेस्टिंग करें और ये पता करें ये ट्यूमर दोबारा वापस आने की चांसेस तो नहीं है, जेनेटिक अंडरलाइन जेनेटिक फैक्टर तो नहीं है जिसके कारण से सिर्फ उस आई में नहीं दूसरी आई में भी ट्यूमर वापस आने के चांस है, या नेक्स्ट अगर कोई उसके भाई या बहन होते हैं, सिबलिंग होते हैं, उनमें भी आने के चांसेस। तो अकॉर्डिंगली फिर हम फैमिली को उस तरीके से काउंसिल कर सकते हैं एंड वी कैन काइंड ऑफ गिव देम बेटर आइडिया कि आगे बच्चे की जो फॉलो अप होगा उसको हम कितना फ्रीक्वेंटली चेकअप पे रखें, वापस आने की ट्यूमर की क्या चांसेस है और बाकी चिल्ड्रन का भी इफेक्ट होने की क्या चांसेस। जी, सो डॉक्टर सीमा, अभी आपने काफी डिटेल में बताया अबाउट ट्रीटमेंट एंड यू आल्सो मेंशन्ड अबाउट सर्जरी। तो एक सवाल है सर्जरी से जुड़ा मेरा कि जैसे सर्जरी में आपने बोला कि आई में से ट्यूमर को निकाला जाता है, तो आर देयर एनी चांसेस टू रिगेन विजन आफ्टर सर्जरी, या कुछ ट्यूमर को निकालने के बाद क्या कोई चांसेस होते हैं कि विजन बेटर हो जाए? उर्वशी, अनफॉर्चुनेटली आंसर इज नो, बिकॉज इस ट्यूमर की जो सर्जरी होते हैं, इनफैक्ट हम ट्यूमर को खाली निकाल नहीं सकते इसमें, बिकॉज हम अगर आई को ओपन कर देंगे ट्यूमर को निकालने के लिए, वो ट्यूमर बॉडी में स्प्रेड हो सकता है। हम चाहते हैं कि वो ट्यूमर आपके अंदर अंदर ही रहे, बॉडी में ना स्प्रेड हो। इसलिए जब भी हम सर्जरी करते हैं रेटिनोब्लास्टोमा के लिए, वो पूरा आई की साथ ही हम एक तरीके से उसको निकालते हैं। वी डोंट ओपन द आई, वी काइंड ऑफ टेक आउट द होल आई। सो बट क्योंकि हम पूरा आई को ही निकाल रहे हैं एंड राइट नाउ मेडिकल साइंस के पास, ऑप्थेल्मोलॉजी के पास, एटलीस्ट एट दिस स्टेज वी डोंट हैव एनी टेक्नोलॉजी इस तरीके की आई में जो विजन को वापस ला सके। कई कई सवाल होते हैं, इनफैक्ट बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो पेरेंट्स हमें पूछते हैं कि आप अगर इसको आई को निकाल रहे हो तो आप ट्रांसप्लांट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आई ट्रांसप्लांट तो होते हैं आज। जी जी। तो एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहती थी कि जो हम आई ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, वो बेसिकली हम आई की जो ब्लैक पार्ट होते हैं, जिसको हम कॉर्निया भी बोलते हैं, हम कॉर्निया की ट्रांसप्लांट, हम पूरा आई की ट्रांसप्लांट नहीं करते। फिलहाल हमारे पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है जिससे पूरा आई की ट्रांसप्लांट हो सके, क्योंकि रेटिनोब्लास्टोमा में हम पूरा आई को ही निकालते हैं। पूरा आई ट्रांसप्लांट इस समय हमारे पास, या फिर वो टेक्निक ही अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। सो दैट्स वाई इस सर्जरी के बाद विजन आई में नहीं वापस आता है। बट एज फार एज अदर थिंग्स आर कंसर्न, लाइक आई की अपीयरेंस, कॉस्मेटिक अपीयरेंस, फेस की अपीयरेंस, ये सारा चीजें हम प्रोस्थेटिक आई या आर्टिफिशियल आई लगा के हम लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर दूसरी आंख के साथ मैच कर सकते हैं। जी, so because we are talking about retinoblastomma awareness, तो क्या एज इन ये अब क्या प्रिवेंशन है इसका, इस डिजीज का, कि हम ऐसे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि ये डिजीज हो ही ना बच्चों को, या दिस इज आई मीन कुछ ऐसा प्रिवेंशन नहीं है इसके लिए? या सो इसमें प्रिवेंशन की अगर हम इसमें बात करें, इसमें दो एस्पेक्ट है। एक तो है कि हम एक तरीके से एक प्रिवेंटिव चेकअप करें कि हम अगर ये ट्यूमर होता भी है तो उसको हम बहुत ही अर्ली स्टेज में, बिल्कुल ही शुरुआती स्थिति में हम उसको पकड़ सके, ताकि हम उसको आगे प्रोग्रेस ही ना होने दें एंड फिर हम उसी समय उसको ट्रीटमेंट करके खत्म कर सकें। तो उस डायरेक्शन में क्योंकि रेटिनोब्लास्टोमा ऐसा कैंसर नहीं है जो कि बहुत कॉमनली नॉर्मल पॉपुलेशन में देखा जाए। अगर हम पूरा इंडिया की ही डेटा देखें, जो एस्टिमेटेड इंसिडेंस है रेटिनोब्लास्टोमा की, जो कि हम एस्टिमेट करते हैं कि पूरी साल में मे बी पूरा देश में लगभग 1500 से मे बी 2000 बच्चे
डायग्नोस होते हैं रेटिनोब्लास्टोमा से, जो न्यू पेशेंट्स की हम बात, इन टर्म्स ऑफ नंबर वो बहुत ज्यादा नंबर नहीं है अगर हम हमारी पॉपुलेशन को देखें। तो इसीलिए सब बच्चों को स्क्रीन करना टू डायग्नोज दिस ट्यूमर माइट नॉट बी वेरी प्रैक्टिकल थिंग। सो व्हाट वी डू, हम एक टारगेटेड स्क्रीनिंग करते, विच इज व्हाट वी, जो हम नॉर्मली फॉलो करते, मीन्स दैट हमें जब पता होता है कि हाँ ये बच्चा थोड़ा हाई रिस्क है जिसमें होने की चांसेस ज्यादा है, उसको हम स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं कि उसकी आई की स्क्रीनिंग बहुत जल्दी, मे बी इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ, जैसे ही बच्चे की बर्थ होती है उसके इमीडिएटली तुरंत बाद हम उसकी आई की चेकअप स्टार्ट करें। तो ऐसे हाई रिस्क बच्चे एक तो वो होती है जिनकी ऑलरेडी घर में किसी को फैमिली हिस्ट्री है, या तो उनकी पेरेंट्स को था या उनकी दूसरी कोई भाई ब्रदर या सिस्टर को ये ट्यूमर हो रखा है। तो क्योंकि हमें पता है इस बच्चे को भी होने की चांसेस नॉर्मल बच्चों से बाकी बच्चों से थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसको हम स्पेसिफिकली बहुत शुरुआती स्थिति से ही, बहुत अर्ली एज से हम इसकी स्क्रीनिंग स्टार्ट। तो स्क्रीनिंग के लिए जरूरी है कि बच्चे की थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड चेकअप हो। बेहतर ये है कि बच्चों की जो आंखों की डॉक्टर होती है, जो पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हम बोलते हैं, या फिर जो आई की जो कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं, वो थोड़ा सा डिटेल में बच्चों को चेकअप करें ताकि पूरा रेटिना का हम चेकअप कर सके। एंड कई दफा उस चीज के लिए हमें कई बार थोड़ा सा बच्चे को हल्का सा वी हैव टू गिव अ लिटिल एनेस्थीसिया आल्सो एट टाइम्स, नॉट फॉर एवरी चिल्ड्रन, ज्यादातर बच्चों को हम क्लिनिक में ही चेक। सो दैट इज वन। दूसरा स्ट्रेटेजी होता है, अगर हमने किसी का जेनेटिक टेस्टिंग करवाया हुआ है, अगर सपोज फैमिली में किसी को नहीं है और बच्चे को भी एक ही आंख में ट्यूमर है, बट फिर भी उसकी जेनेटिक टेस्ट में उस तरीके का रिपोर्ट आ रहा है जो कि बता रहे नहीं इसकी अंडरलाइंग म्यूटेशन है या टेंडेंसी है कि ये जेनेटिक है ट्यूमर और ये नेक्स्ट जनरेशन में जा सकता है या नेक्स्ट सिबलिंग को भी हो सकता है, तो उनको भी हम अर्ली स्क्रीनिंग स्टार्ट करते हैं। तीसरा स्ट्रेटेजी एटलीस्ट जो श्रॉफ में हम अडॉप्ट कर रहे हैं कि हमारी बहुत सारी और बच्चों की आंखों की स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होती है। हमारी हेल्थ वर्कर्स होती है जो कि फील्ड वर्कर्स होते हैं जो कि कम्युनिटी में जाते हैं और बच्चों की आई की समटाइम्स उनके घर जाके भी चेकअप करते हैं, जिसको हम डोर टू डोर स्क्रीनिंग भी बोलते हैं। तो उनके साथ उनको जो वो जो स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं उनको हम ट्रेन करते हैं कि वो रेटिनोब्लास्टोमा की जो अर्ली साइन, जैसे व्हाइट रिफ्लेक्स जो मैंने बताया आपको, जो कि बहुत आसानी से पिक किया जा सकते हैं, बहुत आसानी से, कई दफा सिर्फ टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन से भी हम उसको पता लगा सकते हैं। उसके अलावा स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऑफ्थेल्मोस्कोप हम जिसको बोलते हैं, उसको अगर हम यूज करेंगे तो उससे भी हम जो अर्ली साइन है व्हाइट रिफ्लेक्स है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीके से स्क्रीनिंग है। अगर कोई फील्ड वर्कर या जो हेल्थ वर्कर जो डोर टू डोर स्क्रीनिंग कर रहे, किसी बच्चों की आई में उनको नजर आता है कि थोड़ा सा रिफ्लेक्स अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा व्हाइट दिख रहा है, तो जरूरी है कि वो तुरंत उसको डिटेल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास रेफर। व्हाइट रिफ्लेक्स का कई और कारण भी हो सकता है, कैटरेक्ट भी होता है बच्चों की आंखों में, उसकी वजह से भी व्हाइट रिफ्लेक्स हो सकता है। बट क्योंकि रेटिनोब्लास्टोमा सबसे काइंड ऑफ एक तरीके से खतरनाक, सबसे डेंजरस कारण है व्हाइट रिफ्लेक्स का, उसका बहुत जल्दी रेफरल या बहुत जल्दी चेकअप होना जरूरी। ये एक तरीके से स्क्रीनिंग हो गया। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें कि क्या हम इसको इस ट्यूमर को होने से ही रोक सकते हैं, yes, it is possible. So this is possible by what is something known as a prenatal diagnosis, meaning that हम मे बी ट्यूमर को हम होने से नहीं रोक सकते, बट ट्यूमर के साथ एक अफेक्टेड बेबी को मे बी वी कैन प्रिवेंट दैट काइंड ऑफ प्रेगनेंसी पॉसिबली। सो अगर हमें when the mother child is still inside the mother's kind of uterus, जो intrauterine हम बोलते हैं, when the baby is still inside the mother's womb, उस स्टेज में जेनेटिक टेस्टिंग किया जा सकते हैं, जो कि बहुत सारी और डिजीजेस के लिए भी किया जाता है, प्रीनेटल डायग्नोसिस हम बोलते हैं। सो प्रीनेटल डायग्नोसिस से हम रेटिनोब्लास्टोमा होने की क्या चांस है, द बेबी हु इज गोइंग टू बी काइंड ऑफ बॉर्न, तो वो भी पता लगाना पॉसिबल है। सो जो फैमिलीज है जिनको हमें ऑलरेडी पता है कि एक चाइल्ड को ऑलरेडी है या पेरेंट्स को ऑलरेडी था, और जिनका हमें जेनेटिक टेस्टिंग में भी हमें दिख रहा है लक्षण कि हाँ इसमें नेक्स्ट बेबी को होने की चांसेस है, तो उनको हम ये ऑफर करते हैं, ये काउंसलिंग किया जाता है। हमारी जेनेटिक काउंसलर है जो कि उनको काउंसिल करते हैं कि यू शुड गो फॉर प्रीनेटल डायग्नोसिस। प्रेगनेंसी की शुरुआती स्टेजेस में ही ये किया जाता है।
सो जो ऑब्स्टेट्रिशियन है या जो गायनेकोलॉजिस्ट है उनका भी हेल्प लेते हैं। एंड अकॉर्डिंगली अगर उस टेस्ट में भी आता है कि जो बेबी जो अभी हु हैज जस्ट स्टार्टेड टू काइंड ऑफ डेवलप इनसाइड द मदर, दैट बेबी उसमें भी चांसेस है कि इन टेस्ट बता रहे हैं कि उसमें होने की भी काफी चांसेस है। तो उसमें ऑप्शन हम देते हैं कि आप ये प्रेगनेंसी को आगे ले जाना चाहते हैं या फिर आप उसको वहीं पर स्टॉप करना चाहते हैं। So that is kind of a way where we can prevent from a child being born with a retinoblastoma, right? So but ultimate choice remains with the parents, whether they want to continue it or not. But that option is available with medical science now, where we can kind of find out whether the child is going to be affected, and we can counsel the family. जी, सो डॉक्टर सीमा, आपने मेरे सारे सवालों के जवाब हमें दे दिए। एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये वर्ल्ड रेटिनोब्लास्टोमा वीक हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पेरेंट्स को इस डिजीज के से रिलेटेड? सो वर्ल्ड रेटिनोब्लास्टोमा वीक जो कि मई की यूजुअली 1 वीक ऑफ द फर्स्ट और द सेकंड वीक ऑफ मई में यूजुअली हम मनाते हैं। उसका मेन पर्पस ये होता है कि रेटिनोब्लास्टोमा के बारे में थोड़ा सा हम अवेयरनेस इंक्रीज करें, अवेयरनेस अमंग द पेरेंट्स, अमंग द जनरल कम्युनिटी एंड ऑल्सो अमंग द हेल्थ केयर वर्कर्स, क्योंकि ये बहुत ही रेयर कैंसर है। हो सकता है आई की डॉक्टर्स को इसके बारे में थोड़ा सा पता हो। कई दफा ये होता है कि जो आई स्पेशलिस्ट नहीं है उनको शायद इतना डिटेल्स में जानकारी भी ना हो इस ट्यूमर के बारे में। सो क्योंकि शुरुआती स्टेज में अगर बच्चे की आई में भी कई बार प्रॉब्लम होता है, इनिशियली चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास पेरेंट्स ले जाते हैं बच्चे को, रादर देन आई स्पेशलिस्ट के पास आए। तो ये भी जरूरी है, सिर्फ आई स्पेशलिस्ट नहीं बट बाकी जो डॉक्टर्स है जो कि बच्चों को देखते हैं, तो इस कैंसर के बारे में थोड़ा सा एटलीस्ट अर्ली साइंस के बारे में सबको जानकारी है। एंड सबसे कॉमन लक्षण जो है और सबसे अर्ली लक्षण जो है इसका वाइट रेड। सो अगर हमें सिर्फ इसके बारे में भी जानकारी हो कि बच्चों की आंख में कभी भी एक कुछ एबनॉर्मल रिफ्लेक्स आपको दिखे जो कि ब्लैक नहीं है, नॉर्मली आई के जो सेंट्रल पार्ट है वो ब्लैक दिखना चाहिए, अगर वो ब्लैक नहीं दिख रहा है, हमें उसमें कुछ ग्रेइश दिख रहा है, उसमें कुछ व्हाइट सा दिख रहा है चमकता हुआ, कई दफा वो नाइट टाइम में थोड़ा सा ज्यादा चमकता है एंड वो आई की मूवमेंट के साथ भी कई बार चमकता है। हो सकता है सामने देखने पे ना हो बट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर बच्चा देख रहे उसमें चमकता है। एंड कई दफा इनफैक्ट पेरेंट्स आते हैं, वो फोटोग्राफ्स में वो रिफ्लेक्स दिख जाते हैं कि बच्चे की फोटोग्राफ में दे कैन मेक आउट कि ये कुछ आई में सेंटर में कुछ एबनॉर्मल दिख रहा है। सो उस चीज को अनदेखी नहीं करना है, क्योंकि बच्चा नहीं बताएगा, बच्चे को कोई सिम्टम नहीं है, बच्चे को पेन नहीं होता इस कैंसर में, बच्चे ये भी नहीं बताएगा कि मेरी आई में मुझे दिखता नहीं है या कम दिख रहा है। स्पेशली अगर एक आंख में है दूसरा आंख बिल्कुल नॉर्मल रहता है तो वो बता भी नहीं पाएगा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो पेरेंट्स को थोड़ा सा प्रोएक्टिव होके उसको अनदेखी नहीं करना उस स्टेज में, उसको तुरंत एक बार आई स्पेशलिस्ट से जरूर चेकअप करवाएं। अगर पॉसिबल है कि बच्चे की आई स्पेशलिस्ट अगर अवेलेबल है, अगर उनसे हो सकता है सो दैट इज द बेस्ट। अगर आई की ट्यूमर स्पेशलिस्ट हो सकता है अवेलेबल, दैट इज द बेस्ट। इफ नॉट, एटलीस्ट आई स्पेशलिस्ट शुड बी सीइंग दिस चाइल्ड जस्ट टू रूल आउट कि ये कहीं रेटिनोब्लास्टोमा। दूसरा, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए अगर हम इस तरीके के सिम्टम्स को पेरेंट्स लेके आ रहे हैं, सो जरूरी है कि उसको भी हम अनदेखी ना करें, बिकॉज बाहर से देखने में हो सकता है आई नॉर्मल दिखे, बट जरूरी है कि हम उसको थोड़ा सा और डिटेल में चेकअप करें। कई दफा हम मेडिसिन वगैरह डाल के थोड़ा सा उतली फैला के जो हम चेक करना बोलते हैं उसको डायलेट करके, उससे थोड़ा सा और बेटर हमें आइडिया हो जाए। एंड अगर फिर भी थोड़ा डाउट है कि नहीं कुछ एबनॉर्मल है, तो we should refer the child to an eye specialist for further checkup. जी, और किसी भी डिजीज का अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो उसको आगे बढ़ने से, प्रोग्रेस होने से रोक सकते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सीमा दास हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डिजीज के बारे में अवेयर करने के लिए, क्योंकि आई एम श्योर बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। सो जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, सो उनको आई एम श्योर इस डिजीज के बारे में पता होगा। जिनको
और भी सभी इनफैक्ट जितनी भी हमारी ऑडियंस देख रही है इस डिजीज के बारे में, हम सभी को आज के सेशन के बाद पता चल चुका है। सो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सीमा दास। इस सेशन को आप दैनिक जागरण के फेसबुक पेज पर देख सकते हैं और कुछ ही देर में हम इसको दैनिक जागरण के यूट्यूब चैनल पे भी पब्लिश करने वाले हैं। हम नेक्स्ट वेडनेसडे अब फिर मिलेंगे एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ, न्यू एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। थैंक यू।